हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम रणवीर शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारी चल रही है फास्ट ट्रैक सीरीज और आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, जितना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का बच्चों को सेक्शन है, आज के लेक्चर में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रणवीर शर्मा और मैं पिछले 5 साल से नीट यूजी के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बायो पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई बच्चा इस मेडिकल कॉलेज जाए इस साल, और अगले साल मेरे को किसी क्लास में बताए कि सर हम इस मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये मेरा कहीं ना कहीं एक ड्रीम है। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट क्या हो रहा है। हार्ट आपको धड़कता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या क्या है ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट को जानेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, कम्युनिटी क्लासेस की एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे बेनिफिट्स, अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। बेनिफिट्स इन द सेंस, आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल जाएंगे। पहली बात, जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप को से ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर आपको नोट्स डाउनलोड करने की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एमसीक्यू और डीपीपी मिल जाएंगे। इसके अलावा सारे अपडेट्स जो कि हम लोग टेलीग्राम ऐप पर ही डाला करेंगे अब आने वाले समय में सबसे पहले। इसके अलावा मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। और जब इतना कुछ मिलेगा तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं बूस्ट होना ही है। सो आप क्या करेंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम वाले चैनल में आप लोग जुड़ जाइए। अब बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप टेलीग्राम ओपन करेंगे वहां पर सर्च में आपको क्या डालना है, कमिटेड क्लासेस, और आपको वहां पर हमारा ये लोगो दिख जाएगा। बस इस लोगो को आप लोग क्या करेंगे, इस लोगो पर आप क्लिक करेंगे और आप पार्ट हो जाएंगे हमारे कमिटेड क्लासेस के चैनल्स का। तो चलिए अब एक कहानी सुनाऊंगा आज। ठीक है, क्लास करने से पहले एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक बार एक किसान और एक गधा दोनों जा रहे थे। ठीक है, घूमते हुए कहीं जा रहे थे तो सामने क्या हुआ, एक बड़ी सी खाई आ गई। ठीक है, बड़ी सी खाई आ गई, या फिर ऐसा समझिए एक बड़ा सा क्या था, काफी गहरा गड्ढा आ गया। उसमें क्या हुआ कि गधा गिर गया। अब गड्ढा गहरा था तो वहां से निकालना किसान के लिए क्या था, बहुत मुश्किल था। ठीक है, और गधा भी कोशिश कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। फिर तभी किसान ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, चलो छोड़ो, गिर गया गिर गया, वैसे भी गधा बूढ़ा हो चुका था, तो इसे क्या करता हूँ, इसको मैं यहीं दफना देता हूँ। लेकिन गधा चिल्ला रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर किसान ने क्या करा, मिट्टी उसके ऊपर फेंकनी चालू करी, उस गड्ढे में मिट्टी भरनी चालू करी। लेकिन उस समय जो है गधे ने क्या करा, उस मिट्टी का क्या करा, जैसे ही किसान मिट्टी घेरता रहा वो गधा उस पर कूदता रहा। ठीक है, और उसे एज अ लेडर, ठीक है, एज अ सीढ़ियों की तरह इस पे क्या करी, उसे सीढ़ियों की तरह यूज करा। मतलब जैसे उसने मिट्टी घेरी, वो उसके ऊपर कूदा, घेरी, फिर से कूदा, फिर से कूदा, और ऐसे ऐसे करते करते गधा बाहर आ गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ आपके पास हमेशा दो ऑप्शन देगी। ठीक है, आपके पास हमेशा क्या रहती है, दो ऑप्शन हमेशा रहते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास क्या रहता है कि आप गिव अप कर दीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा कि आप गिव अप कर दीजिए, आप हार मान जाइए। लेकिन एक ऑप्शन ये रहेगा, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल। सो जो भी ट्राई फेल ट्राई फेल ट्राई फेल के साथ खेलता है ना, वो डेफिनेटली क्या करता है, सक्सेस अचीव कर लेता है। ठीक है, तो हमेशा जो है गिव अप करने की नहीं सोचना, कभी भी लाइफ में गिव अप करने की मत सोचना। ठीक है, ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो चलिए अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब आएंगे हम लोग क्लास की तरफ, है ना। वरना आप कहोगे कि सर आप तो कहानियां कहानियां सुनाते रहते हो, पढ़ाते बढ़ाते हो नहीं। तो चलो अब देखते हैं आज के टॉपिक्स। ओके, चलो फिर हम देखेंगे किसके बारे में, हम देखेंगे यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में। सो ब्लड वेसल्स के बारे में देखने के लिए देखो, वो यहाँ पे एक कंसेप्ट लूंगा। ठीक है, उससे ये सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। तो ब्लड वेसल्स में आपको क्या पढ़नी होती है, आर्टरीज, वेन्स के बारे में आपको अच्छे से जानना होता है। ठीक है, कैपिलरीज को आपको अच्छे से जानना है। लेकिन अभी हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी से टू द पॉइंट आपको चीजें बता देता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लड वेसल बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा ब्लड वेसल, अब मैंने आर्टरी या वेन नहीं कहा बच्चों। सो एक चीज ध्यान रखेंगे, ब्लड वेसल में आपको तीन लेयर देखने के लिए मिलती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर उसके नीचे कौन सी आती है आपकी, उसके नीचे आ जाती है आपकी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के नीचे कौन सी आ जाएगी भाई, ट्यूनिका मीडिया के नीचे आ जाएगी आपकी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। और सबसे अंदर क्या हो जाएगा, सबसे अंदर हो जाएगी आपकी खाली स्पेस, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, ल्यूमन कह देंगे, है ना, ल्यूमन कह देंगे।
पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं आपको? आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर की। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर की बनी है। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे ट्यूनिका मीडिया के बारे में कि जो ट्यूनिका मीडिया ये किसकी बनी है भाई? ये स्मूथ मसल्स की बनी है। किसकी बनी है ये? स्मूथ मसल्स की बनी है। और बच्चों ये आपकी बनी होती है स्मूथ मसल्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर की। ठीक है, किसकी बनी होती है? इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। ट्यूनिका इंटीमा की अगर हम बात करेंगे तो ये स्क्वामस एंडोथेलियम है। किसकी बनी है भाई? स्क्वामस एंडोथेलियम की बनी है। इसके अलावा आपके लिए मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं? आपको ध्यान रखना है कि जो ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया है, ये वाला ट्यूनिका मीडिया जो है यहाँ पर, ट्यूनिका मीडिया बच्चों कैसी होती है? थिन होती है। किसमें? वेन में। थिन किसमें है? वेन में। तो ये थिक किस में होगी भाई? अगर थिन वेन में है तो थिक किस में होगी? आर्टरी में। ठीक है, अब एक बात सोचना, जब मैं कह रहा हूँ कि ट्यूनी का मीडिया थिन है वेन में, तो इसका मतलब अगर ट्यूनी का मीडिया थिन है तो फिर ल्यूमन कैसा होगा वेन का? बड़ा होगा ना, वाइड होगा, वाइडर होगा। और वहीं आर्टरी का जो ल्यूमन होगा वो कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। ठीक है, नैरो हो जाएगा। क्या? ल्यूमिन। सो ये चीज आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों? वेन होगी। और ये वेन जो है ना, ये देखो वेन है ना ये, तो ये वेन का जो ल्यूमन है ये क्या है? बड़ा है, वाइडर है। और वहीं अगर आप देखोगे आर्टरी का क्या है? नैरो है। तो यही कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यही चीज आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और फिगर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप चाहें तो इसे एक अलग से नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, जैसे सबसे पहला आप लोग एरोटा के लिए एक पॉइंट याद रखेंगे कि एरोटा जो है ये क्या है? आपकी लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरी जैसे आपकी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। सो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है बच्चे? ये आपकी सप्लाई करती है, सप्लाई द बोल ऑफ हार्ट। ठीक है, सो ये आपका ब्लड सप्लाई करेगी किसको? टू द बोल ऑफ हार्ट। ऐसी एक आपकी आर्टरी होती है सब क्लेवियन, सब क्लेवियन। अब देखो नाम से पता चल रहा है सब क्लेवियन, तो ये कहाँ? सब क्लेवियन। क्लेवियन शब्द आपको क्लेविकल से नहीं लग रहा? अब क्लेविकल लग रहा है तो क्लेविकल का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको फोर आर्म से नहीं लग रहा, आर्म से नहीं लग रहा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये सब, ये किसको सप्लाई करेगी ब्लड? ये आपकी सप्लाई करेगी आर्म्स को। ठीक है, आर्म्स को या फिर आपका फोर लिम्स को क्या करेगी? ये ब्लड सप्लाई करेगी। कौन सी? सब क्लेवियन आर्टरी। ऐसी बच्चे आपकी कैराटोइड आर्टरी है, कैराटोइड आर्टरी। ये किसे सप्लाई करती है ब्लड? ये आपका हेड को या फिर आपका ब्रेन को सप्लाई करती है। ठीक है, ब्लड। इसके अलावा बच्चे आपकी एक होती है फेरेनिक आर्टरी। ठीक है, फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है ब्लड? ये आपकी डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई करेगी। और एक होती है इलियक आर्टरी। ठीक है, इलियक, इलियक सुनते ध्यान आ रहा है? इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो इलियक से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये किसे सप्लाई करेगी? लेग्स को सप्लाई करेगी या फिर आपका हिंड लिम्ब को सप्लाई करेगी ब्लड। इसके अलावा एक होती है आपकी साइकेटिक आर्टरी। और ये किससे सप्लाई करती है ब्लड? ये आपका बैक को या फिर आपके बटक्स को क्या करती है? आपका ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल आर्टरीज आप लोग याद रख लीजिए। इन केस कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप आंसर तो कर सकते हो। चलिए, तो ये एडिशनल आर्टरीज मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक यहाँ पर इमेज भी लगा रखा है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? हार्ट क्या कर रहा है? यहाँ पर हार्ट बीट हो रहा है। ठीक है, हार्ट बीट हो रहा है। और हेडिंग क्या रहेगी बच्चों यहाँ पर? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको हार्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आपको हार्ट को जानना है, इसमें आपको वेसल्स को जानना पड़ेगा। ठीक है,
इसमें आपको ब्लड की कैसे कैसे सप्लाई है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी होती हैं। लेकिन अभी मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो हार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहला पॉइंट हार्ट के लिए क्या है, सबसे पहला हार्ट का मैं बात करूंगा तो ओरिजिन। तो ओरिजिन कैसा हो जाएगा, इसका ओरिजिन हो जाएगा आपका मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हार्ट की कवरिंग, तो फिर हार्ट, जैसे ये हार्ट है ठीक है, तो हार्ट के बाहर जो है प्रॉपर कवरिंग मिलती है। तो इस प्रॉपर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए हार्ट है ठीक है, तो हार्ट को जो है पूरा का पूरा प्रोटेक्ट किसने कर रखा है, कवर किसने कर रखा है, एक लेयर ने कर रखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट के बाद जो हार्ट को पूरा का पूरा कवर कर रही है, एक अगर आप इमेजिनेशन बनाना चाहें तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इसके पूरे के पूरा इसको कवर कर रखा है वो क्या है, आपकी पेरिकार्डियम की एक लेयर है, ठीक है, एक कवरिंग है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरिकार्डियम कह रहे हैं। सो जो ये पेरिकार्डियम है, इसमें भी आपकी लेयर होती है, जैसे जैसे कि जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो इनर वाली होती है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम में भी अगर आप मान लो ये पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम को आपने जूम करा तो आपको ऐसे क्या मिलेंगी, लेयर्स मिलेंगी, ठीक है। आउटर हो जाएगी पेराइटल, इनर हो जाएगी विसरल, और बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। सो आउटर लेयर को हम लोग कह रहे थे पेराइटल पेरिकार्डियम, और इनर वाली को हम लोग कह रहे थे विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इमेजिनेशन के लिए या खाली अपने दिमाग में याद रखने के लिए कि हार्ट है, हार्ट को आपने एक पॉलिथीन लाई के बैग में ले रखा है, ठीक है। खाली पॉलिथीन में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, चीजें याद रखने के लिए। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है डबल लेयर से, है ना, डबल लेयर। चलिए, अब देखिए वॉल ऑफ हार्ट की, अगर मैं हार्ट की वॉल्स की बात करता हूँ तो इसमें आपकी वॉल देखेंगे, सो वॉल ऑफ हार्ट में कितनी वॉल्स हो जाएंगी, तीन होंगी भाई, कितनी होंगी भाई, थ्री होंगी। आउटर वाली को हम लोग क्या कह देंगे, अभी हम पेरिकार्डियम के अंदर देख रहे हैं, प्रॉपर हार्ट में देख रहे हैं, तो आउटर वाले को हम लोग कह देंगे एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। मिडिल वाली को हम लोग कह देंगे मायोकार्डियम, मिडिल वाली को क्या कह देंगे भाई, इसको कह देंगे हम लोग मायोकार्डियम। और सबसे इनर वाली को हम लोग क्या कह देंगे, सबसे इनर वाली को हम लोग कह देंगे विसरल, सॉरी एंडोकार्डियम, 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 ठीक है। तो तीन हो गई, और हार्ट की भी, हार्ट की वॉल में तीन लेयर हो गई, सबसे बाहर एपी, उसके बाद नीचे मिडिल में मायो, और सबसे अंदर एंडो। फिर हार्ट का डायग्राम तो आपके सामने ही है, ठीक है। तो अगर भी, लेकिन आपको पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं, तो मैं यहाँ पर एक क्या करूंगा, रफली अगेन एनसीईआरटी की बात है, कंसेप्ट में बना दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप भी इस तरीके से बना लीजिए। हार्ट है, हार्ट के चार चैम्बर हो गए, ठीक है, ये चार चैम्बर हो गए आपके हार्ट के। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पॉइंट्स के याद रखने हैं कि जो दो आपके एट्रियम सेपरेट हैं, वे किससे सेपरेट हैं, तो ये आपके सेपरेट हैं आपके इंटर एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम से। और ऐसे जो आपकी वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल किससे सेपरेटेड है, वेंट्रिकल किससे सेपरेटेड है, वेंट्रिकल सेपरेट है आपके इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी जो ये यहाँ पर क्या है, ये वेंट्रिकल सेपरेटेड है। तो ये जो वेंट्रिकल सेपरेटेड होंगे, तो ये किससे सेपरेटेड होंगे भाई, ठीक है, वेंट्रिकल सेपरेट तो इससे हो रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। अब एट्रिया और वेंट्रिकल किससे सेपरेट हो जाएंगे, सो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एंटीरियो वेंट ये हो गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो है ये क्या करेगा आपका, ये सेपरेट करेगा किसको, एट्रिया को और वेंट्रिकल को, ठीक है। तो सेप्टम टर्म आप कहीं ना कहीं सेपरेशन के लिए समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर जो है, ध्यान रखेंगे, ये देखिए थिक है, ठीक है, क्या थिक है बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे कि आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल है, ये क्या है आपकी थिकर है, क्या है, ये थिकर है। और वेंट्रिकल्स की जो, वेंट्रिकल्स को जो वॉल सेपरेट कर रही है बेबी, क्या है आपकी थिकर है, ठीक है। लेकिन जो एट्रियास को सेपरेट कर रही है वे क्या है, थिन है।
तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको। इसके अलावा बच्चे आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको वेल देखने के लिए मिलेंगे। तो राइट की तरफ आपको देखने के लिए मिलते हैं तीन वेल्व्स, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व्स। तो चलो एक रफ उसके लिए हम लोग बना लेते हैं। तो ये तीन बना लिए, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। और लेफ्ट में क्या मिलेंगे आपको, दो वेल्व मिलेंगे, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, बाइकस्पिड वेल्व। और बाइकस्पिड वेल्व को क्या कहते हैं हम लोग, मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, और यही एनसीईआरटी ने आपको बता रखे हैं। इसके अलावा कई बार बच्चों को ना यहाँ पर बेस और एपेक्स में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो चलो मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ क्या डिफरेंस होता है बेस में और एपेक्स में, है ना। तो इसे आप समझ लेना। सो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो नीचे की साइड है, ये क्या हो जाएगी, एपेक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एपेक्स है हार्ट की, इज फॉर्म बाय वेंट्रिकल, ठीक है, इज फॉर्म बाय वेंट्रिकल। और बच्चे ये जो है यहाँ पर आपका, ये वो क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कौन बना रहा है यहाँ पर, एट्रिया बना रही है। बेस क्या बना रही है आपकी, एट्रिया बना रही है। इस ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और हार्ट क्या होता है, हार्ट आपका एक पंपिंग ऑर्गन है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं हार्ट किधर को लोकेटेड है बच्चा आपका, तो हार्ट आपका लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। तो मैं चलिए लिख देता हूँ, किधर होता है हार्ट, हार्ट होता है आपका सेंटर ऑफ चेस्ट बट स्लाइटली टिल्टेड, बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाए। और आपके हार्ट में क्या मिलते हैं, आपके हार्ट में मिलते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है, आपके हार्ट में क्या मिलते हैं, नोडल टिश्यूज मिलते हैं हार्ट में। तो नोडल टिश्यूज मिलते हैं तो कैसे कैसे मिलेंगे भाई। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से नोडल टिश्यू है। सबसे पहले है एसे नोड, क्या है भाई, एसे नोड है। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, एबी नोड। इसके अलावा हो जाएगा एबी बंडल, एबी बंडल। और क्या हो जाएगा आपका, पुरकिंची फाइबर, पुरकिंची फाइबर। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, इसके सीक्वेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका सीक्वेंस समझने के लिए आप मान के चलिए, ऐसा मान लीजिए कि देखिए ऐसे नोट क्या होता है, ऐसे नोट को हम लोग पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे हम लोग इसको, यहाँ पे ऐसे नोड होगा, ठीक है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जो होता है ये क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका पेसमेकर ऑफ द हार्ट, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अब इसे पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्यों कह रहे हैं, इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बात ये क्या है, ये जितने भी आपके नोडल टिश्यू है ना, चाहे ऐसे नोड है, एबी नोड है, एबी बंडल है, या पुरकिंजी फाइबर है, ये सब क्या है आपके मॉडिफाइड कार्डियक मस्कुलर फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि यहाँ से क्या होता है, ऐसे नोड से क्या होती है, इम्पल्स क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, ठीक है। और वैसे इम्पल्स सभी से डिस्चार्ज होंगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रेट से जो डिस्चार्ज होती है इम्पल्स, वो कहाँ से होती है, आपके ऐसे नोड से, ठीक है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जनरेट, ये ऐसे नोड जो है ये जनरेट क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे मैक्सिमम इम्पल्स, ठीक है, मैक्सिमम इम्पल्स को जनरेट करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैक्सिमम इम्पल्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, क्या, ऐसे नोड। फिर उसके बाद आपको ए बी नोट देखने के लिए मिल जाएगी, क्या मिलेगी फिर आपको, ए बी नोट। तो यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगी ए बी नोट। तो ऐसे नोड आप देखिएगा कहाँ पर है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे नोड आपको कहाँ देखने मिल रही है। क्या ये आपको जो है राइट एट्रियम में देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। एंड और यहीं पे किसकी एंट्री होती है, सुपीरियर वेना केवा की एंट्री होती है, जहां पर ऐसे नोड है उसके पास ही सुपीरियर, आपकी किसकी, सुपीरियर वेना केवा की एंट्री होगी। ऐसे ही आपका एबी नोट कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, सो कहानी सुनिएगा। ओके, ऐसे नोट से क्या हुआ, आपकी इम्पल्स निकली, ठीक है, ऐसे नोट से क्या हुआ भाई, इम्पल्स निकली। मतलब इम्पल्स तो वैसे सभी से जनरेट होंगे, लेकिन मैक्सिमम इम्पल्स कहाँ से जनरेट होंगी, ऐसे नोट से। अब ऐसे नोट से इम्पल्स निकलेंगे तो वे कहाँ पहुंचेंगी, एबी नोट पर। एबी नोट के बाद ये इम्पल्स कहाँ पहुंच जाएंगी, ये आपकी इम्पल्स पहुंच जाएंगी कहाँ पर, इम्पल्स पहुंच जाएंगी अब इसके बाद एबी बंडल पर, ये सब पहुंच जाएंगी एबी बंडल पर। एबी बंडल को बंडल ऑफ फिश भी कह देते हैं, क्या कहते हैं भाई, बंडल ऑफ फिश भी कह देते हैं। और फिर फाइनली ये क्या हो जाएंगी बच्चों, ये फिर फाइनली क्या होंगी आगे, क्या हो जाएंगी ये,
आपकी इम्पल्स क्या होंगी, आगे की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, आगे की तरफ क्या करेंगी, इम्पल्स मूव करेंगी, और ये आपकी किस में पहुंच जाएंगी, पुरकिंजी फाइबर में पहुंच जाएंगी। पुरकिंजी फाइबर में क्या हो जाएंगी, इम्पल्स आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे से क्या मतलब होता है, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। ईबी से क्या मतलब हो जाएगा आपका, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और जो ए बी बंडल है, इसको क्या कह सकते हैं, बंडल ऑफ हिश भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, बंडल ऑफ हिश भी कह सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। इस सीक्वेंस में लेके चलना है इसको। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लो। और ऐसे नोड के लिए एक पॉइंट और लिख लेना, ठीक है, पॉइंट ऐसा बना लो, दैट ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्स। और कितनी इम्पल्स बना देता है भाई, ये कितनी इम्पल्स को जनरेट करता है, तो ये आपकी 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है, पर मिनट क्या करेगा, जनरेट करेगा। और यही ऐसे नोड जो है, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनिंग ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्टिविटी ऑफ हार्ट के लिए क्या है, यही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम लोग ऐसे नोट को क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे नोट को क्या कहते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कह देते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी हम लोग कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक एवरेज बीट क्या होती है भाई, ह्यूमंस की नॉर्मल एवरेज अगर बीट काउंट देखें तो कितनी होगी, 72 बीट्स पर मिनट। चलिए, फिर इसके बाद आपको एक अलग कंसेप्ट पढ़ना है, एक नया कंसेप्ट पढ़ना है, और वो कंसेप्ट क्या रहता है, वो कंसेप्ट रहता है आपका कार्डियक साइकिल का, ठीक है। अगला कंसेप्ट आपको क्या पढ़ना होता है, यहाँ पर कार्डियक साइकिल का कंसेप्ट पढ़ना होता है। सो कार्डिक साइकिल में आपको मैं खाली इतनी चीजें बताऊंगा जिससे क्या हो, आपका काम हो जाए, ठीक है, जिससे आपसे आप लोग क्या करो, सवाल को लगा पाओ। सो देखो, कार्डिक साइकिल साइकिल में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले कार्डिक साइकिल का मतलब क्या होता है। सो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग हार्ट बीट द चैम्बर ऑफ हार्ट द चैम्बर ऑफ हार्ट द चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, जिस समय हार्ट बीट करता है तो उस समय जो हार्ट के चेम्बर में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और क्या ये आपका एक डेफिनेट साइकिल मैनर में कर रहे हैं, टेल मी यस और नो ऑन कमेंट सेक्शन। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये एक डेफिनेट साइक्लिक मैनर में कर रहे हैं, डेफिनेट साइक्लिक मैनर में क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। तो यही क्या बन जाएगी, इसे कि हम लोग क्या कहते हैं, यही कहलाती है आपकी कार्डिक साइकिल। तो यहाँ से आपने डेफिनेशन बना ली कार्डिक साइकिल की। और कार्डिक साइकिल जो होती है वो कितने सेकंड की होती है भाई, 0.8 सेकंड की होती है। कितने सेकंड की होती है भाई, कार्डिक साइकिल होती है आपकी 0.8 सेकंड की। चलिए, देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल की, तो एट्रियल सिस्टोल जो है, ये डाटा याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें कितने सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टोल, तो 0.1 सेकंड का। और जो एट्रिया का डायस्टोल होता है वो कितने सेकंड का होता है भाई, वो होता है आपका 0.7 सेकंड का। और दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपको एक कार्डिक साइकिल मिल जाएगी 0.8 सेकंड की। ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है, वो है आपका 0.3 सेकंड का। और जो वेंट्रिकल का डायस्टोल है, ये है आपका 0.5 सेकंड का। तो दोनों का ऐड कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0.8 सेकंड का, ठीक है, 0.8 सेकंड आपको मिल जाएगा। सो ये होता है आपका कार्डिक साइकिल, ठीक है। और ये डाटा आपको इम्पोर्ट याद रखना है कि एट्रियल सिस्टोल कितना है, एट्रियल डायस्टोल का कितने सेकंड का है, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ, सेकंड है ना, ठीक है। तो ये सेकंड्स आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कार्डिक आउटपुट के बारे में। कार्डिक आउटपुट क्या है, सो कार्डिक आउटपुट क्या होता है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट इंटू हार्ट रेट।
ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि दैट कार्डिक आउटपुट जो है, इसमें आपको देख बोल देगा कार्डिक आउटपुट फाइंड करो, स्ट्रोक वॉल्यूम इतना है, हार्ट रेट इतना है, या फिर कुछ और चीज पूछ सकते हैं। जैसे मान लो हार्ट रेट पूछ लिया, कार्डिक आउटपुट दे दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम दे दिया, तो इससे आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और इसमें सारी टर्म्स को समझेंगे। तो कार्डिक आउटपुट क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय पंप आउट बाय वेंट्रिकल, या पंप आउट बाय हार्ट पर मिनट, सॉरी पर मिनट नहीं, पर बीट, ठीक है। एक बीट में कितना ब्लड जो है वो हार्ट पंप आउट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और जनरली इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 70 ml, ठीक है, 70 ml रहती है। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू तो आपकी 70 ml है, और आपकी हार्ट रेट कितनी थी, 72 थी। तो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आपका आंसर जाएगा, इतने एम एल है ना, 5040 ml आ जाएगा। तो मैं रफली कह सकता हूँ कि 5 लीटर के आसपास क्या हो रहा है यहाँ पर, कार्डिक आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कार्डिक आउटपुट आ रहा है। ऐसी एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको कार्डिक इंडेक्स का। कार्डिक इंडेक्स क्या होता है भाई, कार्डिक इंडेक्स होता है आपका कार्डिक आउटपुट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कार्डिक आउटपुट की वैल्यू कितनी थी 5, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी की कितनी हो जाएगी 1.6, और कैलकुलेट करोगे 3.1 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, और ये सबको आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है साउंड ऑफ हार्ट, ठीक है। अगर वैसे ही अगर आपकी अभी कंप्लीट ईयरली क्लास होती तो मैं आपको यहाँ पर साउंड्स में भी 4 लिखवाने वाला था, ठीक है। लब डब और 2 साउंड और होती हैं, मतलब इतनी क्लियर कट सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं उसको बताता। लेकिन अभी हम लोगों का फास्ट ट्रैक बैच है, तो मैं अभी आपको एनसीईआरटी में जो जो सी बता रखी है मैं वही बताऊंगा। एक तो होगी आपकी साउंड लूप, और एक क्या हो जाएगी डुब। ये दो साउंड्स आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाली साउंड जो है, ये लूप वाली साउंड, ठीक है। ये कौन सी होती है, आपकी पहली साउंड होती है, हार्ट की फर्स्ट साउंड। और ये जो साउंड होती है किस वजह से आती है, ड्यू टू अ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से क्या हो जाएगी, ये वाली साउंड आपकी आएगी। एंड बाय एंड बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सेकंड साउंड जो होती है वो कौन सी हो जाएगी, डुप साउंड हो जाएगी। और ये आपकी किसकी वजह से आती है, बाय द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वेल्व, ठीक है, क्लोजर ऑफ सेमी लूनार बेल। अब देखिए सेमी लूनार बेल का मतलब क्या होता है, सेमी लूनार का मतलब होता है कि अर्ध चंद्रमा की शेप में, जैसे चंद्रमा होता है ना, तो जैसा आधा चंद्रमा होता है, तो उस शेप की जो बेल्स होती हैं उनके उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे बेल्स को हम लोग कह रहे हैं सेमी लूनार बेल। फिर इसके बाद आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पर ईसीजी। क्या टॉपिक पढ़ना है भाई आपको, यहाँ पर आपको पढ़ना है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख देना, चलिएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग बना रखी होगी कोई इमेज, नहीं, चलिए यहाँ पर कोई हमने ईसीजी का वो नहीं बना रखा। ओके, तो ईसीजी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ईसीजी की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को यहाँ पर हमको समझना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने ईसीजी, कुछ इस तरीके से क्या है आपका ईसीजी है। ईसीजी में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया आपका पी पॉइंट, ये हो गया क्यू पॉइंट, ये हो गया आर पॉइंट, ये हो गया एस पॉइंट, ये हो गया टी पॉइंट। इसमें ये जो आपका पी पॉइंट होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है आपका सिस्टोल को, या फिर मैं कह सकता हूँ डी पोलराइजेशन को, ठीक है, डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। किसके डीपोलराइजेशन को भाई, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। क्यूआरएस आपका जो है इसको इंडिकेट करता है, ये आपका इंडिकेट करता है सिस्टोल और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। आप ये मान के चलिए यहाँ से भी बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और टीबेब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपका डिपोलराइजेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ, सॉरी, डायस्टोल, या फिर आपका रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, और यहाँ से आपका सवाल बनता है मैक्सिमम टाइम। फिर इसके बाद एक है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है बच्चे, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। देखिए हिपैटिक टर्म किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हिपैटिक टर्म हम यूज करते हैं लीवर के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज कर दी जाती है हिपैटिक टर्म, लीवर के लिए यूज करी जाती है। आप कह सकते हैं कि जो आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, ये क्या है, आपका एक यूनिक वेस्कुलर सिस्टम है, जो किस किस के बीच एग्जिस्ट करता है बच्चे, ये आपका एग्जिस्ट करता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड
लीवर के बीच में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है ना, लीवर के बीच में क्या करेगा ये, लीवर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो आपका सिस्टम होगा, ठीक है, इस तरह का जो वेस्कुलर सिस्टम होगा, इसी वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। इसके बारे में आप चाहो तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हो, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होती है, आपकी वेन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या होती है भाई, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है। और ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, ये कैरी करती है किसको, ब्लड को, कहाँ से कैरी करेगी, इंटेस्टाइन टू लीवर। ठीक है, ये आपकी ब्लड को कैरी करेगी कहाँ से, इंटेस्टाइन से कैरी करेगी, और कहाँ पर कैरी करेगी, लीवर में कैरी करेगी, और ये आपका इसको डिलीवर करेगी बिफोर सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले पहले क्या करेगी इसको, ये डिलीवर कर देगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगली टॉपिक आपको क्या जानना होता है, अगला टॉपिक आपको जानना होता है यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो चलिए अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज में सारे के सारे फैक्ट्स वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज में आपको मेनली 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट ही आपके मेनली एनसीईआरटी में है, 3 से 4 पॉइंट, और यही 3 4 पॉइंट आपको याद रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया एग्जामिनेशन के लिए काम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है भाई, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो रेगुलेट कैसा हो रही है भाई, इंट्रिंसिकली हो रही है ना। और इस और या फिर मैं कह सकता हूँ जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेटेड है। अब हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है तो वो क्यों है भाई, क्योंकि हार्ट में आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं कि स्पेशलाइज मसल, क्या मिलते हैं, स्पेशलाइज मसल मिलते हैं। और इन स्पेशलाइज मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नोडल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू बोलते हैं। तो नोडल टिश्यू क्या हो गया, आपके स्पेशलाइज्ड मसल हो गए। ठीक है, क्या हो गया बेटा, आपके स्पेशलाइज्ड मसल हो गए, जो कि आपको किस में मिल रहे हैं, जो कि आपको हार्ट में मिल रहे हैं देखने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं, हार्ट की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं आपके, या फिर रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, इंट्रेंसिकली, है ना, इंट्रेंसिकली क्या कर रहे हैं इसको, हार्ट रेगुलेट कर रहे हैं किसको, हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को। इसलिए हम कहते हैं, और ये और जो हमारा हार्ट है वो कैसा है, हमारा हार्ट है मायोजेनिक। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे नोड है, और वो क्या है, ऐसे नोड भी कहाँ पर है, हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, मायोजेनिक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके जो की अगर बात करते हैं तो आपको स्पेशल न्यूरॉन सेंटर मिलते हैं। ठीक है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा किस में आता है, ब्रेन में आता है ना, ब्रेन में पढ़ा होगा आपने मेड्यूला ओब्लोंगेटा के बारे में। सो मेड्यूला ओब्लोंगेटा में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, आपको स्पेशल न्यूरल सेंटर मिलते हैं, स्पेशल न्यूरल सेंटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल न्यूरल सेंटर आपको देखने के लिए मिलते हैं किसमें, मेडुला ओब्लोंगेटा में। और यहाँ से क्या होता है बच्चे, एएनएस के थ्रू यहाँ से आपकी अगर अगर आपकी जो नर्व है, अगर वो सिंपैथिक नर्व क्या करेंगी यहाँ पर, तो ये क्या करेंगी, आपका हार्ट बीट को बढ़ा देंगी। और वहीं अगर पैरासिम्पैटिक, ठीक है, अगर यहीं पर अगर सिंपैथिक की जगह कौन एक्टिविटी कर रही होंगी, या फिर पैरासिम्पैटिक यहाँ पर वर्क कर रही होंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर हार्ट बीट घटेगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ट बीट घटेगी। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। सो ध्यान रखेंगे, ये जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है, ये क्या करता है बच्चे, ये इंक्रीज करता है किसको, हार्ट बीट को, और कार्डिक आउटपुट को, और कार्डिक आउटपुट को। तो ये 3 फैक्ट्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं, और यही आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। जिसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिसऑर्डर को। तो पहले डिसऑर्डर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको हाई बीपी या फिर आपको देखना है हाइपरटेंशन। सो हाई बीपी या हाइपरटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए काफी अच्छा टेबल दे रखा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मल बीपी की, ठीक है, नॉर्मल बीपी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सिस्टोल जो होगा वो लेस देन 120 रहना चाहिए, और जो डायस्टोल रेट है वो लेस देन आपका 80 रहना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल बीपी के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, 120/80 mmHg। ठीक है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे भाई, कि यहाँ पर जो ये बीपी है ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, 120 यहाँ पर इंडिकेट करता है सिस्टोल को, और 80 इंडिकेट करता है यहाँ पर डायस्टोल को। वहीं अगर आपकी कंडीशन क्या है, हाई बीपी की है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर
टेंशन। तो हाइपरटेंशन में जो है आपका जो है जो बीपी जाएगा वो जाएगा 130 से लेके 139 सिस्टोल का रेट जाएगा, और वहीं डायस्टोल का रेट क्या जाएगा 80 से लेके 89 तक। और ये जो आपकी हाई बीपी कंडीशन है, इससे क्या हो सकता है, काफी सारे वाइटल ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, वाइटल ऑर्गन यहाँ से क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। वाइटल ऑर्गन जैसे आपकी किडनी हो गई, ब्रेन हो गए, तो ये सब क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर बात करते हैं हाइपरटेंशन से भी ऊपर क्या होती है, अगर आपकी हाइपरटेंशन से भी ऊपर, ठीक है, क्या हो जाती है आपकी, इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, तो जैसे हाइपरटेंशन की स्टेज 1 तो ये हो गई आपकी 130 से लेकर 139 तक, फिर अगर 140 से ऊपर चला गया तो इसे स्टेज 2 कहते हैं। और ये अगर आपका जो है 180 से ऊपर चला जाएगा तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, उसका भी रेट आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यूज ध्यान रखनी है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर हाई बीपी को याद रखना होता है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। डिसऑर्डर में अगली कंडीशन है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग आपका एर्थेरो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको एर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फैट वगैरह डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, फैट वगैरह किस पर हो रहा है, ब्लड वेसल पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फैट वगैरह क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है किस पर, आपका ब्लड वेसल पर डिपॉजिट हो रहा है। जिससे क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका क्या होगा, ल्यूमन का साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ल्यूमन का साइज क्या हो रहा है, घट जा रहा है। और ये आपकी कौन सी वेसल्स हैं, ये आपकी ऐसी वेसल्स हैं जो कि हार्ट को क्या कर रही हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या डिपॉजिट हो जाता है, कई बार फैट के डिपोजिशन से भी हो जाता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है वेसल्स पर, या फिर कई बार आपका फाइब्रस टिश्यूज वगैरह क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि, और ये किस पर डिपॉजिट हो रहे हैं, आपकी ऐसी वेसल्स पर जो क्या कर रही हैं, आपकी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। जिसके कारण कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर अगली कंडीशन है आपकी एंगीना पेक्टोरिस की। ठीक है, एंगीना पेक्टोरिस की कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या देखेंगे, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, चेस्ट, आपके जो चेस्ट है, चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, अभी चेस्ट में पेन क्यों होता है, क्योंकि जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमारे हार्ट के मसल्स को, जिसके कारण क्या होता है, आपका चेस्ट में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, और ये इसके पीछे भी काफी सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार तो ये भी होता है कि अगर प्रॉपरली यहाँ पे जो हार्ट की वेसल्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर उनमें किसी भी तरह का कोई डिपोजिशन है तो उस कारण भी हो जाता है कई बार एंगिना पेक्टोरिस। फिर इसके बाद आपको अगली कंडीशन कौन सी देखनी है भाई, अगली कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखोगे, आप लोग है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, या फिर हार्ट फेलियर की आप लोग कंडीशन देखोगे। सो आप कह सकते हैं कि ये आपकी ऐसी स्टेज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, वो हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मैं कह सकता हूँ डेट इट इज अ कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंप, हार्ट इज नॉट पंप ब्लड, नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली इनफ टू नीड, इनफ टू इनफ टू नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा हार्ट, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर। देखिए इसमें कंजेस्टिव टर्म का यूज कब करेंगे, तो कंजेस्टिव टर्म का यूज आप लोग तब करेंगे कि क्या होता है, कुछ कभी कभी कंजेशन ऑफ हार्ट से भी, सॉरी, कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण भी क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो आपका हार्ट है ये प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं करता। ठीक है, कंजेशन ऑफ लंग्स से मेरा मतलब है कि कभी कभी लंग्स में मान लो कोई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल निमोनिया वगैरह की, जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है लंग में, तो जितना हार्ट को ब्लड क्या करना था, पंप करना था बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो इतना नहीं कर पाता। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज पता रहे होनी चाहिए। इसके बाद आपको दो कंडीशंस और याद रखनी है। एक तो याद रखनी है आपको हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि हार्ट अटैक कौन सी कंडीशन है, हार्ट अटैक आपकी वो कंडीशन है जब क्या होता है, आपके हार्ट मसल्स क्या हो जाते हैं, सडनली डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जब हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगे, सडनली डैमेज हो जाएंगे। अब हार्ट मसल जो है सडनली डैमेज हो रहे हैं, अभी सडनली डैमेज क्यों होंगे, बाय बिकॉज ऑफ इंडिक्यूट ब्लड सप्लाई, मतलब एकदम से तेजी के साथ क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई हो गई है ना, यहाँ पर एकदम से क्या हुआ है, एकदम से आपका क्या हुआ है, ब्लड सप्लाई हुई है यहाँ पर,
जिसके कारण क्या हुआ है भाई, हार्ट के मसल्स क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, हार्ट अटैक कह देते हैं। ऐसी आपकी दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हार्ट की जो है बीट करना बंद कर देता है, तो मैं कह सकता हूँ व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस कंडीशन को हम लोग कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। सो इसमें आप लोगों को इतना ही पढ़ना होता है इस चैप्टर में। इसी के साथ चलिए बच्चों, आज की इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप काफी सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होगी। अगर आपको बाकी में सेशन पसंद आते हैं, ठीक है, तो आप इन सेशंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी चीज शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें अभी क्या लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, कि अभी आखिरी का समय है, हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उनसे कह दो भाई कि आ जाओ, बायो तो हम लोग यहाँ पर फिनिश कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अपना हिसाब देख लेना। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की फैकल्टी भी 2025 के सेशन के लिए इसी चैनल पर आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को एंड करते हैं। आज का सेशन काफी अमेजिंग रहा, ठीक है। अभी तो मैं कैमरे को मानता हूँ कि मैं अपने कैमरे को ये मान रहा हूँ कि आप ही मेरे सामने बैठे हो, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर लाइव क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एट लास्ट लर्नर्स, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।